Hello everyone, today we are going to discuss section 311 CRPC and 165 Evidence Act. सबसे पहले देखेंगे कि 311 CRPC क्या बात करता है। तो 311 को देखा जाए तो वहां पे जो सेक्शन की लैंग्वेज है कि आवश्यक साक्षी को समन करने और उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति, यानी कोर्ट को यहां पे पावर दी गई है और एक्सेसिव पावर दी गई है कि कोर्ट जांच, विचारण या फिर अदर कोई प्रोसीडिंग, कोर्ट की कार्यवाही जब से शुरू होती है और अंतिम चरण तक यानी लास्ट डिसीजन आने तक कोर्ट कभी भी किसी भी हाल में किसी भी विटनेस को बुला सकता है। यानी आवश्यक जो साक्षी हैं, मामले को न्यायसंगत आधार देने के लिए अगर किसी विटनेस की जरूरत है, साक्षी की जरूरत है, तो कोर्ट कभी भी उन्हें कोर्ट के समक्ष बुला सकता है। तो वो आवश्यक साक्षी कौन से होंगे? तो आवश्यक साक्षी हम उन्हें कहेंगे जिनके बिना कोर्ट किसी मैटर को न्याय संगत विनिश्चय नहीं दे सकता। किसी भी मैटर को का ना तो फेयर ट्रायल हो सकता और जब फेयर ट्रायल ही नहीं हो सकता तो फिर डिसीजन न्याय संगत कैसे हो सकता है। तो आवश्यक साक्षी वही हैं जिनके बिना उस मैटर को सुलझाना, सॉल्व करना या विनिश्चय देना उनका इम्पॉसिबल है, यानी कि सही जजमेंट नहीं दिया जा सकता। तो कोर्ट को देखेंगे कि 311 में क्या क्या पावर मिली हुई है। तो कोर्ट किसी भी व्यक्ति को समन करके एज अ विटनेस कोर्ट में बुला सकता है और उसे एग्जामिन कर सकता है, परीक्षित कर सकता है। सेकेंड, वो कर सकता है जो व्यक्ति हाजिर है कोर्ट में लेकिन एज अ विटनेस उसे बुलाया नहीं गया है, समन नहीं दिया गया है, फिर भी उस व्यक्ति को अगर कोर्ट को लगता है कि आवश्यक है कि उसे बुलाना चाहे, उसे एज अ विटनेस उससे किसी क्वेश्चन से ऐसा आंसर मिल सकता है कि हम मामले को अच्छे तरीके से निपटा सकते हैं, अच्छा न्यायसंगत डिसीजन दे सकते हैं, फेयर ट्रायल हो सकता है, तो कोर्ट उस हाजिर व्यक्ति को एज अ विटनेस एग्जामिन कर सकता है। थर्ड है कि जिन व्यक्तियों का या जिन साक्षियों का एग्जामिनेशन हो चुका है और उनका क्रॉस भी भले हो चुका है, लेकिन अगर कोर्ट आवश्यक समझे मामले को न्याय तक पहुंचाने के लिए, तो उन व्यक्तियों को भी री एग्जामिन कर सकता है जिनका कि पहले से एग्जामिनेशन हो चुका है एज अ विटनेस। तो कोर्ट को यहां पे अच्छी खासी पावर मिली हुई है, किसी व्यक्ति को समन करके एज अ विटनेस बुला सकता है, उपस्थित व्यक्ति को विटनेस समझ के और उसे एग्जामिन कर सकता है। जिन व्यक्तियों का एग्जामिनेशन हो चुका है उन्हें भी री एग्जामिन कर सकता है। ये कोर्ट को 311 पावर देता है। अब इस पे हम एक जजमेंट देखेंगे 2012 का सुप्रीम कोर्ट का, पी संजीव राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2012। फिर रिपीट कर रही हूं, पी संजीवा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2012 सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 311 की एप्लीकेशन को डील करते वक्त अगर कोर्ट से कोई गलती हो जाती है तो हम चाहेंगे कि वो गलती आरोपी के फेवर में होनी चाहिए। वो जो गलती है जो आरोपी है, अक्यूज्ड है, उसके फेवर में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 311 सेक्शन है वो किसके तरफ झुकी हुई है? वो झुकी हुई है आरोपी के तरफ। कोर्ट ये सेक्शन भी झुकी हुई है आरोपी की तरफ और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी ऐसा है कि अगर कोर्ट से कोई गलती होती है कि किसके फेवर में जजमेंट जाए, किसी भी गलतफहमी में कोई डिसीजन आ गया या फिर कोई ऐसा फिटनेस जो जरूरी था वो नहीं मिल पाया, जरूरी चीजें वहां पे नहीं निकल के आ पाई, अगर कोर्ट के साइड से गलती होती है
तो वो गलती हम चाहेंगे कि आरोपी के फेवर में हो। यानी कि वो चीजें याद करिए कि कोर्ट का कहना था कि 1000 गुनाहगार भले से ही छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाहगार को सजा नहीं होना चाहिए। ये इंडियन जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है। अब हम देखेंगे सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट। जब हम 311 सीआरपीसी सेक्शन पढ़ेंगे उसके साथ हमें 165 एविडेंस एक्ट डील करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे भी गवाहों को बुलाने की बहुत ज्यादा पावर मिली हुई है कोर्ट को, अपना विवेकाधिकार यूज करने का, डिस्क्रेशनरी पावर यूज करने का कोर्ट को अच्छा खासा राइट यहां पे है। और वही राइट एविडेंस एक्ट में अगर देखा जाए तो 165 में है। तो सेक्शन 165 कहता है कि प्रश्न करने या पेशकरण का आदेश करने की न्यायालय की शक्ति। तो कोर्ट को यहां पे ये पावर दी गई है कि यहां पे तो बुला रहे हैं समन करके विटनेस को, और वहां पे क्या है, एविडेंस एक्ट में क्वेश्चन किया जा रहा है। किसी भी प्रश्न व्यक्ति को किसी भी प्रश्न पे अगर कोर्ट को डाउट होता है कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं, इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, या फिर इस प्रश्न का निराकरण फला फला विटनेस ही दे सकता है, तो उस व्यक्ति को कभी भी किसी भी हाल में कहीं पे भी किसी भी समय कोर्ट बुला सकता है। यहां पे दो चीजें दी हुई हैं, एक तो व्यक्ति को बुलाने के लिए, और दूसरा किसी दस्तावेज को, किसी प्रोडक्शन दस्तावेज को प्रोड्यूस करने के लिए, या किसी थिंग्स को, चीजों को पेश करने के लिए। तो सेक्शन 165 कहता है कि कोर्ट जो है, कोर्ट का जो ये पूछताछ का या फिर बुलवाने का, डॉक्यूमेंट्स बुलवाने का जो आधार हो वो रेलिवेंट होना चाहिए। एविडेंस एक्ट में जो रेलिवेंसी की बात की गई है सेक्शन 5 to 55 में बात की गई है, तो इन 5 से 55 तक की सेक्शन में वो रेलिवेंसी आनी चाहिए, और रेलिवेंसी के साथ साथ उसका उचित रूप से साबित होना भी जरूरी है। ये कह दिया कोर्ट स्टार्टिंग में ही। इसके बाद कोर्ट कहता है कि इसके बाद ये सेक्शन कहता है कि किसी कोर्ट को यहां पे इतनी पावर दी गई है, इतनी एक्सेसिव। आपको फर्स्ट पैरा देखने में लगेगा कि कोर्ट यहां पे तो बिल्कुल बायसनेस भी कर सकता है कोर्ट, और ओवर एक्सरसाइज कर सकता है अपनी पावर को। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा कि किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोर्ट अपने समक्ष बुला सकता है और उससे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, चाहे वो प्रश्न रेलिवेंट हो या इररेलिवेंट हो, यानी कि प्रश्न सुसंगत हो या फिर विसंगत हो। कोर्ट को यहाँ पे पावर दी गई है कि वो कभी भी किसी भी व्यक्ति से, पक्षकार से, साक्षी से प्रश्न पूछ सकता है, और किसी भी दस्तावेज को या किसी चीज को पेशकरण के लिए आदेश दे सकता है। किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी किसी भी समय पे कोर्ट पेशकरण का आदेश दे सकता है जो कि उस मैटर में रेलिवेंट हो। अब यहां पे कहते हैं कि कोई पार्टी और कोई एजेंट, अगर आप कोई दस्तावेज मंगवा रहे हैं, कोई थिंग्स बुलवा रहे हैं, या किसी व्यक्ति से कोई पूछताछ कर रहे हैं, तो यहां पे कोई भी पक्षकार या उसका एजेंट किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है, और न्यायालय की परमिशन के बिना कोर्ट द्वारा पूछे गए प्रश्न पे अगर कोई पक्षकार उत्तर दे रहा है, कोई साक्षी उत्तर दे रहा है, तो उस पे भी ऑब्जेक्शन कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं उठाया जा सकता किसी भी पक्षकार या एजेंट द्वारा। देन देखेंगे हम नेक्स्ट उसका जो परंतुक है या उसमें लिमिटेशन लगाई गई है 165 में। अभी तक आपको लगा होगा कि कोर्ट को एक्सेसिव पावर है, वो इसका मिसयूज भी कर सकता है, कभी भी किसी भी साक्षी को किसी भी परिस्थिति में बुला सकता है, किसी भी दस्तावेज को प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकता है, किसी भी थिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकता है, और कोई पार्टी किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा।
लेकिन अब कोर्ट ने नेक्स्ट पैरा में परंतु डाल के लिमिटेशन लगा दी है कि जो जजमेंट होगा कोर्ट का वो रेलिवेंट होना चाहिए, सुसंगत आधारों पर होना चाहिए और सम्यक रूप से साबित होना चाहिए। ये पहली लिमिटेशन है। फिर दूसरी लिमिटेशन ये है कि एविडेंस एक्ट में ही सेक्शन 121 से लेकर 131 में जो विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं उन्हें छूट होनी चाहिए, यानी कि वो प्रश्न कोर्ट के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्हें कंपेल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है, उन्हें छूट प्राप्त है एविडेंस एक्ट की सेक्शन में। फिर थर्ड लिमिटेशन ये है कि सेक्शन 148 एंड 149 में किसी व्यक्ति से या कोई भी पक्षकार किसी व्यक्ति से कोई अनुचित प्रश्न नहीं पूछेगा या फिर कोर्ट की परमिशन के बिना कोई भी प्रश्न नहीं करेगा। फोर्थ है कि किसी दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना कोर्ट अभिमुक्ति नहीं देगा। मतलब कि कोर्ट यहाँ पे अपने इस विशेषाधिकार को, ये एक्सेसिव पावर को, 165 की पावर को यूज करके ऐसा नहीं कर सकता है कि किसी व्यक्ति को जहां पे प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध है तो प्राथमिक साक्ष्य को छूट देके द्वितीयक साक्ष्य ग्रहण कर ले। कोर्ट सिर्फ 165 में बताए गए अनुसार ही द्वितीयक साक्ष्य ग्रहण कर सकता है। कोर्ट 165 की अपनी पावर को भी यूज करके प्राथमिक साक्ष्य से अभिमुक्ति किसी पक्षकार को नहीं दे सकता है। तो ये 4-5 हमने लिमिटेशन देख ली या सीमाएं देख ली या आलोचना देख ली किसकी, 165 के पावर की। तो कोर्ट को जो पावर प्राप्त है वो यूज करे, लेकिन इन 4-5 चीजों का ध्यान रखते हुए। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे को हम लेके आएंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।